हेलो एवरीवन। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। एक्चुअल में हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो उसी को समझने के लिए पहले हम लोग थोड़ा सा लेंगे इसका स्लाइटली थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है क्या। उसके बाद आएंगे सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से, जहाँ से क्वेश्चन हमें पूछता है। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज सूडो ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ देखना, जैसे मान लो ए मेरा कोई रिएक्टेंट है, ए से मान लो प्रोडक्ट में जा रहा है जिसका ऑर्डर हमने मान लिया n बराबर कितना है 2। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो याद करो हमने जैसे सिखाया था कि एट स्टार्टिंग शुरुआती कंसंट्रेशन इसका मान लो कुछ भी है a मोल पर लीटर, जिसे हम कह देते थे C0, यानी कंसंट्रेशन जब टाइम कितना है 0। जब टाइम 0 है तो इसका कंसंट्रेशन कितना मान लिया C0। तो प्रोडक्ट मेरा शुरू में कितना होगा 0। जैसे जैसे हम समय के साथ आगे बढ़ेंगे तो मान लो इसका कंसंट्रेशन x से ये टूट गया, कौन रिएक्टेंट, अगर x टूटा तो ये x बनेगा, तो ये बचा कितना a माइनस एक्स। तो इसको कह दिए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t। यही दो टर्म है जिसको आपको क्लियर रखना है। C0 क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कहाँ पे, जब टाइम 0 है। Ct क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t पे। क्लियर है। अब याद कीजिए हमने आपको जो सिखाया है रेट बराबर रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और इसका पावर कौन जाएगा, पावर जाएगा इसका ऑर्डर है कितना 2। तो यहाँ पावर चला गया 2। इसे अगर हम डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस dA/dt इक्वल टू k इंटू ए स्क्वायर। सिंपल सा चीज़ है। अब एक काम करते हैं, जो सिमिलर टर्म्स है जैसे a को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा मेरा माइनस dA/a स्क्वायर, इधर चला गया मेरा k dt। चलिए अब हम एक काम करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेशन की लिमिट देखो, टाइम लिमिट 0 से t है, 0 से t। जब टाइम 0 है तो कंसंट्रेशन C0 है, जब टाइम t है तो कंसंट्रेशन मेरा Ct है। ले लिया। अब हमें इंटीग्रेशन लेना है माइनस dA/a स्क्वायर का। सुनना एक मिनट, जो लोग मैथमेटिक्स खासकर बायो वाले स्टूडेंट के साथ थोड़ा सा दिक्कत होता है, इंटीग्रेशन याद रखना। जैसे मान लो कहीं पे x टू द पावर n इंटू dx है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है ये होता है x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, प्लस कॉन्स्टेंट रहता है तो कॉन्स्टेंट को छोड़ दो। फिर सुनना, इंटीग्रेशन किसका, x टू द पावर n इंटू dx क्या होता है x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। अब यहाँ n का वैल्यू हम डिसाइड करते हैं इसमें। तो गौर से देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a को ऊपर लाओ, इंटीग्रेशन है, लिमिट है मेरा C0 Ct, यहाँ माइनस साइन है। इस a को ऊपर लाओगे तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर इंटू ये कौन है मेरा dA बराबर इधर k dt का जो इंटीग्रेशन है वो t होगा, चूँकि अपर लिमिट t है, जीरो लिमिट लोअर लिमिट मेरा 0 है, तो ये t ही रह जाएगा kt। ठीक है। यहाँ पे देखो अब n का वैल्यू मेरा कितना आ गया 2। इसे ही आप बैठाओगे तो ये मेरा कुछ इस तरह से आ जाएगा। इसको बैठाओ, क्या था x टू द पावर n प्लस 1, तो x टू द पावर n कौन है 2, यानी a टू द पावर 2 प्लस 1। सॉरी, ये a नीचे था ना, a का पावर 2 नीचे था तो ऊपर आके माइनस 2 हुआ। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, a टू द पावर कितना हो गया -2, यानी कि ये जो n का वैल्यू है ये यहाँ पे है -2। तो n प्लस 1 यानी -2 प्लस 1, नीचे में n प्लस 1 यानी -2 प्लस 1। गौर से देखो इक्वल टू kt। अब इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ -1 बचा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ऊपर में क्या बचेगा -2 प्लस 1 यानी -1, यानी ये माइनस खत्म हो गया, मेरा बच गया 1/a। लिमिट था C0 से लेके Ct तक, यहाँ लिमिट है। तो अब इसका लिमिट ले लो, नीचे में C0 ऊपर में Ct इक्वल टू kt। क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी मेरा इक्वेशन आ गया 1/a में अपर लिमिट है 1/Ct माइनस 1/C0 इक्वल टू kt। यही जो आपका इक्वेशन आया ये बताता है सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, ये बताता है मेरा सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। देखो बेटा, कुछ है नहीं ये काइनेटिक्स, बस आपको स्टार्ट करना था सेम वैसे ही कि रेट बराबर क्या होता है, रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन किसका, रिएक्टेंट का, टू दी पावर ऑर्डर। तो ऑर्डर था कितना 2, कुछ नहीं किया हमने,
डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा माइनस dA/dt। सिमिलर टर्म को एक तरफ ला के इंटीग्रेट कर दिया। जब टाइम 0 है तो कंसंट्रेशन C0, टाइम 0 है तो कंसंट्रेशन C0, जब टाइम t है तो कंसंट्रेशन Ct, जब टाइम t है तो कंसंट्रेशन Ct। अब बस कुछ नहीं किया, इंटीग्रेशन कर दिया हमने और ये मेरा फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। एक्सप्रेशन क्या है बोलिए, 1/Ct माइनस 1/C0 इक्वल टू Kt। तो ये आप याद रखेंगे चूँकि एडवांस वगैरह के सिलेबस में यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। चलिए तो एक बार थोड़ा सा सरसरी निगाह से हम लोग देख लेंगे किसको। सबसे पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन का काइनेटिक्स याद करो, तो याद करो वहाँ पे था C0 माइनस Ct इक्वल टू Kt, शायद याद हो। दूसरा फर्स्ट ऑर्डर का हमने सिखाया था 2.303 लॉग, चूँकि बेस 10 वाला हमेशा याद रखिएगा, बेस 10 वाला C0/Ct इक्वल टू Kt। और ये जो आपका अभी जो आया सेकेंड ऑर्डर का 1/Ct माइनस 1/C0 इक्वल टू Kt। तो ये तीनों का तीनों एक्सप्रेशन आप याद रखिएगा, तभी आपके क्वेश्चंस आगे बनेंगे। मेनली आपको फर्स्ट ऑर्डर से ही पूछता है, तो फर्स्ट ऑर्डर वाला तो खैर कभी भी नहीं भुलाइएगा। चलिए तो इसको एक बार जल्दी से कॉपी कीजिए। अब हम लोग इलेबोरेट करेंगे सेकेंड ऑर्डर को। तो हम मान के चलते हैं कि लेट अस कंसीडर कोई भी एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, जैसे मान लो कोई भी है A+B से प्रोडक्ट मिल गया, यानी कि हमने क्या कहा, यहाँ पे दो रिएक्टेंट है और मेरा सिंगल प्रोडक्ट है, यहाँ पे मेरा दो रिएक्टेंट है और सिंगल प्रोडक्ट है, और इसे हमने कह दिया इसका ऑर्डर है कितना, 2। ऑर्डर अगर 2 है तो हम मान लेते हैं इसका अकॉर्डिंग टू रेट लॉ से अगर आपको इसका रेट ऐसा आता है, रेट बराबर K इंटू A का पावर 1 और B का पावर भी 1। तो ऑर्डर, नेट ऑर्डर पूछा तो नेट ऑर्डर गौर से देखो 1 + 1 कितना होगा, 2। तो यहाँ पे ये जो K होगा ये क्या कहलाएगा, रेट कांस्टेंट। ध्यान दीजिएगा, रेट कांस्टेंट किसका, ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का। ठीक है, यहाँ पे गौर से देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ए के रेस्पेक्ट में, ध्यान देना, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ए के रेस्पेक्ट में कितना है, 1, बी के रेस्पेक्ट में भी कितना है, 1। दोनों को जोड़ दिए तो ओवरऑल ऑर्डर कितना आ गया, 2। ये तो क्लियर है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलो इसी में मेन 2 केस है। पहला केस देखो, पहला केस हम देख रहे हैं जिसमें हम क्या करते हैं कि दोनों का इनिशियल कंसंट्रेशन, मतलब ऐसे मान लो ए इनिशियल जो है, ए का जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो बी के इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर है। मतलब मान लो दो दोस्त है, इसके पास भी 100 रुपया है, इसके पास भी 100 रुपया है। ठीक है, उसके बाद का टर्म समझना, मोलर कंजम्पशन रेशियो। मान लो दोनों का 1:1 है, मतलब अगर इसका 10 खत्म हुआ तो इसका भी 10 खत्म हुआ। मान लो तुम हो और तुम्हारा दोस्त है, दोनों के पास 100 रुपया है। तुम अगर मान लो 10 रुपया खर्चा किए तो ये भी 10 रुपया खर्चा किया। मान लो तुम कभी 40 रुपया खर्च कर दिए तो ये भी 40 रुपया खर्च कर दिया। तो किसी भी वक्त क्या होगा, दोनों का पैसा क्या होगा, सेम। बात समझिए, किसी भी टाइम पे जब कंपेयर करेंगे तो दोनों का कंसंट्रेशन क्या होगा, सेम। तो कह सकते हो एट एनी टाइम, किसी भी वक्त, एट एनी टाइम टी, किसी भी वक्त अगर हम एग्जामिन करेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ AT इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ BT। चलो इनिशियल रेट क्या था इसका, रेट बराबर K इंटू A का पावर 1 और इंटू B का पावर 1। पावर 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक बात बताओ, किसी भी वक्त ये जब दोनों सेम है तो कह सकते हो देन इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, रेट बराबर K इंटू A का स्क्वायर। चूँकि A और B दोनों सेम है तो अगर यहाँ भी A रख दोगे तो A का स्क्वायर, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रेट बराबर K इंटू B का स्क्वायर। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब हुआ कि जब मेरा कोई सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो जिसमें दो रिएक्टेंट हो, अगर उसका इनिशियल कंसंट्रेशन सेम और मोलर कंजम्पशन रेशियो भी सेम हो, यानी कि दोनों एक जैसा ख़त्म हो रहा हो, तो क्या होता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, वो ऐसा बिहेव करता है कि किसी सिंगल रिएक्टेंट पे डिपेंड करे, दोनों में से किसी एक पे। वो शो कर रहा है कि सिंगल रिएक्टेंट हैविंग सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, चाहे ए का मान लो या बी का मान लो, ऐसा वो शो करता है। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसका सेकेंड केस है। चलिए तब तक इसको कॉपी कीजिए। इसका केस 2 जो है,
इस जो अभी मैंने सेकेंड ऑर्डर बताया, इसमें जो केस 2 है ये इम्पोर्टेंट है। देखिए केस 2 क्या है। केस 2 है कि यहाँ पे ए इनिशियल बी इनिशियल के बराबर नहीं है। गौर से देखिएगा, ये ए इनिशियल बी इनिशियल के बराबर नहीं। ये समझ में आ गया। केस 2, केस 1 में दोनों सेम था, इनिशियल कंसंट्रेशन हमने सेम, यानी आपके पास 100 रुपया है तो आपके दोस्त के पास भी 100 रुपया। लेकिन यहाँ क्या मान लिया कि आपके पास, मान लीजिए अगर 100 रुपया है तो आपके दोस्त के पास 100 नहीं, वो अरबों खरबों का मालिक है। मतलब आप में और उसमें बहुत ज़्यादा का अंतर है। अब क्या हमने माना कि कंसंट्रेशन ऑफ बी मान लो बहुत ही ज़्यादा है ए से। मान लो आपके पास 100 रुपया है और ये अरबों खरबों का मालिक है। सोचना, थोड़ा ढंग से सोचना। तो अब क्या होगा, मान लो रिएक्शन हो रहा है ए और बी के साथ, कुछ प्रोडक्ट बन रहा है। तो क्या होगा कि मान लो कि ए अगर अपना 50% ख़त्म किया, यानी कितना दिया, 50 रुपये मान लिया, तो क्या यहाँ से 50 रुपया खर्च होगा तो बी को कुछ पता चलेगा? नहीं। लेकिन आपका तो 50% चला गया। आपका क्या चला गया? 50%। जैसे मान लो आज के डेट में अगर सरकार कहती है कि हर लोग 1-1 लाख रुपया जमा करो, तो 1-1 लाख रुपया एक आम आदमी के लिए बहुत बड़ा चीज़ हो जाएगा। लेकिन जो अरबों खरबों के मालिक हैं उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सेम चीज़ क्या बोला मैंने, सुनना, जिसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है उस पे रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब रेट किस पे डिपेंड करेगा? उस पे जिसका कंसंट्रेशन कम है। फिर से सुनना, ये थ्रू आउट द रिएक्शन कैसा रहेगा? कांस्टेंट। समुद्र में से 1 लोटा पानी निकाल लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उसका पानी का कांस्टेंट ही हम मान के चलेंगे, थोड़ा सा निकाल लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो वैसे ही यहाँ पे बी का कंसंट्रेशन क्या रहेगा? कांस्टेंट, क्योंकि इसमें थोड़ा सा भी बदलाव होगा तो इसको पता चलेगा, लेकिन इसका कोई बदलाव नहीं होगा। तो अब क्या होगा, यहाँ पे कह सकते हो, नाउ ड्यूरिंग द रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ बी remains constant during the reaction के दौरान ये कांस्टेंट है। तो अब क्या होगा, तो कह सकते हो देन rate of reaction depends on concentration of A। यही याद रखिएगा, उस पे डिपेंड करेगा जिसका कंसंट्रेशन कम हो। तो हम यहाँ हिंदी में लिख देते हैं, जिसका कंसंट्रेशन कम होगा उस पे डिपेंड करेगा कौन? रेट ऑफ रिएक्शन। बोलो, इनिशियल रेट हमने क्या सिखाया था? रेट बराबर रेट कांस्टेंट इंटू ए का पावर 1 इंटू बी का पावर 1। जहाँ पे के था, ये था मेरा रेट कांस्टेंट, याद कर लो, रेट कांस्टेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर। अब देखो नाउ, अब कैसा हो गया, अब इसको कह सकते हो रेट जो है वो केवल किस पे डिपेंड कर रहा है? ए पे डिपेंड कर रहा है, बी पे डिपेंड नहीं किया। बी कैसा हो गया? कांस्टेंट। तो अब बी को यहाँ से हटा दो, तो यहाँ पे हटाओगे तो के डैश लिख देंगे और केवल ए का पावर 1 होगा। गौर से देखना, न्यू रेट एक्सप्रेशन जो आया इसमें के डैश आया और ए का पावर 1 आया। तो इस के डैश किसकी जगह आया? तो देन कह सकते हो ये जो मेरा के डैश आया है, इसको मैं उधर लिख देता हूँ। ये जो मेरा के डैश आया है, गौर से देखो, ये के डैश किसकी जगह? के इंटू बी1 की जगह आया। इसको कह सकते हो के इंटू बी1। अब बताओ के क्या था? ये था मेरा रेट कांस्टेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर, और ये जो के डैश है दिस इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट ऑफ। आप ही बताओ, अब यहाँ पे रेट केवल एक ही पे डिपेंड कर रहा है, पावर है 1। तो अब ये कैसा हो गया? फर्स्ट ऑर्डर। कैसा हो गया? फर्स्ट ऑर्डर। इसी को कहते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर। सूडो फर्स्ट ऑर्डर किसको कहे? फर्स्ट ऑर्डर, सूडो फर्स्ट ऑर्डर। तो यही चीज़ समझना है। चलिए फिर से देखिएगा, जब मेरा कहीं भी किसी भी रिएक्शन में कोई एक रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा हो जाए, तो रेट ऑफ रिएक्शन उस पर डिपेंड नहीं करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? जिसका कंसंट्रेशन कम होगा। क्लियर है?
तो यहाँ पे क्या हो गया, मॉलिक्युलरिटी 1 से ज़्यादा है, गौर से सुनना, मॉलिक्युलरिटी 1 से ज़्यादा है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन उस पर डिपेंड करेगा जिसका कंसंट्रेशन कम है। तो एक का कंसंट्रेशन ज़्यादा हुआ था, उस पर डिपेंड नहीं किया। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो जेई में अच्छे क्वेश्चंस जो पूछे गए थे, तो वो क्या पूछा था कि रेट कांस्टेंट ऑफ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसके बराबर होता है, तो रेट कांस्टेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर इनटू कंसंट्रेशन कौन सा, उसका कंसंट्रेशन जिसका बहुत ज़्यादा है। इस पे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव है, क्या था फिर से बोलो, रेट कांस्टेंट सूडो फर्स्ट ऑर्डर का जो निकालना था किसके बराबर, रेट कांस्टेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर इनटू कंसंट्रेशन किसका, जिसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। और इसी तरह के रिएक्शन को कहते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो किसको कहते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो गौर से सुनिएगा, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो सुनना वैसा रिएक्शन जिसमें कह सकते हो सच रिएक्शन having molecularity is more than one but and one of which present in excess and one of which present in excess, then it follows फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। चलिए इसको समझिएगा फिर से, हमने क्या कहा, वैसा रिएक्शन जिससे मॉलिक्युलरिटी 1 से ज़्यादा है, लेकिन सबसे बड़ा बात है एक उसमें बहुत ज़्यादा है। जैसे यहाँ पे जो हमने एग्जांपल बताया था कि B जो है बहुत ज़्यादा है किससे, A से, तो B पे डिपेंड नहीं किया शुरू में। गौर से देखो, इनिशियल रेट में A पे भी डिपेंड कर रहा था, B पे डिपेंड कर रहा था, ऑर्डर मेरा कितना था 2, बाद में चल के अब क्या हो गया, केवल A पे डिपेंड किया। तो क्या हुआ, यहाँ पे मॉलिक्युलरिटी 1 से ज़्यादा है यानी 2 है, लेकिन एक जो है एक्सेस में है, तो जिसके कारण उस पर डिपेंड नहीं किया। तो ये कैसा बन गया, फर्स्ट ऑर्डर था सेकेंड ऑर्डर लेकिन बन गया अब फर्स्ट ऑर्डर। तो ये एक्चुअल में फर्स्ट ऑर्डर नहीं, ये फॉल्स है। सूडो मतलब क्या होता है, फॉल्स। सो दिस इज कॉल्ड सूडो मतलब वो सही नहीं है, कहीं से आ गया है, वो बेकार का दिख रहा है, फालतू का दिख रहा है, था सेकेंड ऑर्डर बन गया फर्स्ट ऑर्डर, सो इट इज कॉल्ड सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। शायद समझ में आ गया होगा, तो कॉपी करना है जल्दी से इसको कॉपी कीजिए, हम लोग इसका एग्जाम्पल देखेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखिए इसमें 2 एग्जाम्पल्स आपको पढ़ने हैं। पहला पढ़ना है एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर का एसिडिक हाइड्रोलिसिस। देखिएगा ईस्टर, जैसे मान लो CH3COO C2H5, ये है मेरा ईस्टर। तो ईस्टर एक्चुअल में एसिड डेरिवेटिव्स होता है, जिसमें जैसे मान लो यहाँ देख ही लो थोड़ा सा, जैसे CH3COH एसिड होता है, इस H को हटा करके कोई एक अल्काइल ग्रुप आ गया, कोई भी एक अल्काइल ग्रुप, जैसे यहाँ पे कौन है, इथाइल वाला ग्रुप आ गया, तो ये क्या बन गया, ईस्टर, एसिड डेरिवेटिव्स होता है। इसका हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, तो वाटर यहाँ पे लिया और वाटर यहाँ पे एक्सेस में प्रेजेंट होगा, और वो भी कैसा कंडीशन में, एसिडिक कंडीशन। तो यहाँ याद रखिएगा ईस्टर का जब हम पीएम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ऑर्गेनिक में हम आपको सिखाएंगे, आपका एक बनेगा अल्कोहल और एक बनेगा एसिड। कैसे बनेगा, और से देखो सिंपल सा चीज़ है, पानी अगर टूटेगा, वो बाद की बात, मैकेनिज्म बाद की बात, बट पानी अगर टूटेगा तो गौर से देखो, एक तरफ क्या दे जाएगा OH और एक तरफ जाएगा H, सिंपल सा चीज़ है। तो यहाँ अगर हम OH जोड़ दिए और यहाँ अगर H जोड़ दिए, इधर H+ इधर OH माइनस, तो गौर से देखो यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ बोलो CH3COOH और इधर लग गया C2H5 और OH। तो यहीं से हमने इसे तोड़ा था, ये बन गया C2H5OH, यानी एक बन गया मेरा अल्कोहल और एक बन गया एसिड। तो इसे आप याद रखिएगा, एसिडिक हाइड्रोलिसिस जब भी होता है ईस्टर का, तो एक बनता है एसिड और दूसरा बनता है अल्कोहल। बेसिक हाइड्रोलिसिस भी होता है अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, वहाँ पे यहाँ पे साल्ट बन जाएगा, चूँकि बेस और एसिड रिएक्ट करके साल्ट बना लेगा, जिसको साबुन कहते हो, सोप, और इसी प्रोसेस को कहते हैं सैपोनिफिकेशन। वो
अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, ये है मेरा एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो चलिए इसके काइनेटिक्स पे आते हैं। हमने क्या कहा, ये कैसा है, एक्सेस। अभी अभी हमने कहा था जब मॉलिक्युलरिटी एक से ज़्यादा हो, ऑफकोर्स यहाँ से एक से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है, लेकिन ये कैसा है, एक्सेस में प्रेजेंट है। तो इस यहाँ जो रेट होगा, इसका जो रेट डिफरेंशियल रेट लिखा जाता है, वो केवल ईस्टर के कंसंट्रेशन पर डिपेंड किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, K इंटू ईस्टर का कंसंट्रेशन टू द पावर 1। ये किसका एग्जाम्पल हो गया, सूडो फर्स्ट ऑर्डर का। क्यों, ये ऐसा इसलिए हुआ कि यहाँ पे जो पानी का जो कंसंट्रेशन है वो ईस्टर से बहुत ही ज़्यादा है। ईस्टर से इतना ज़्यादा है कि क्या होगा कि पानी का कंसंट्रेशन का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये थोड़ा सा यूज़ भी हो जाएगा तो ये थ्रू आउट द कांस्टेंट मान के चलेंगे। इसीलिए ये किसका एग्जांपल है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर का। ये एग्जांपल है मेरा सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। हमने देखा सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसको कहे, जिसमें एक से ज़्यादा मॉलिक्युलरिटी हो, पहला। दूसरा, एक कोई रिएक्टेंट एक्सेस हो और वो किसको फॉलो करे, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को। तो एक्चुअल में वो फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, वो फर्स्ट ऑर्डर के जैसा बिहेव कर रहा है, सो इट इज कॉल्ड सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। शायद पहला समझ में आ गया होगा, ये शायद पहला समझ में आ गया होगा। चलिए इसको कॉपी करना है, जल्दी से कॉपी कीजिए, हम उस साइड में आपको लिख देंगे। इसको वीडियो को रोक के आप कॉपी कर लीजिएगा। चलिए अब इसमें दूसरा जो है हमें जो दूसरा पढ़ना है वो पढ़ना है हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस। तो सुक्रोज का देखोगे तो सुक्रोज जो होता है उसका फार्मूला होता है C12H22O11। फिर वही पानी ले लो, ये है मेरा सुक्रोज, ये पानी मेरा एक्सेस है, पानी यहाँ मेरा एक्सेस है, तो ये टूट जाएगा C6H12O6 और फिर टूटेगा एक मॉलिक्यूल C6H12O6 में। एक है मेरा ग्लूकोज और एक है मेरा फ्रक्टोज, ये हम लोग बायोकेमिस्ट्री में भी देखेंगे। तो एक है मेरा ग्लूकोज और एक है मेरा फ्रुक्टोज। समझिएगा, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो बना सुक्रोज के टूटने के बाद, कब, जब उसको पानी में डाले और पानी कैसा है, एक्सेस। यहाँ भी देखा गया जो रेट है वो केवल डिपेंड कर रहा है किस पे, सुक्रोज के कंसंट्रेशन को। तो -D कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज डिवाइडेड बाय dt इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज का पावर 1। क्यों, क्योंकि पानी कैसा है मेरा, एक्सेस। तो यही याद रखोगे, दो एग्जाम्पल नहीं भूलना। पहला एग्जाम्पल कौन, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, ये किसका एग्जाम्पल है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। दूसरा हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज किसका एग्जाम्पल है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों केस में जो वाटर है वो वाटर बहुत ज़्यादा है, और जब भी कोई भी चीज़ ज़्यादा होगा तो उस पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करता है। शायद समझ में आ गया होगा। फिर से बोलिए, क्या है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जिसकी मॉलिक्युलरिटी एक से ज़्यादा हो, पहला चीज़। दूसरा, जिसमें एक जो रिएक्टेंट है वो एक्सेस में प्रेजेंट हो, तो उस पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करेगा। तो जब उस पर डिपेंड नहीं करेगा तो क्या होगा, ये केवल एक पे ही अब डिपेंड करेगा। तो एक पे डिपेंड करेगा तो क्या होगा, ये कहलाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। लेकिन शुरुआत में था नहीं, फर्स्ट ऑर्डर के जैसा बिहेव किया, तो सो इट इज़ कॉल्ड सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चलिए कॉपी करना है, कॉपी कर लीजिए। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी होता क्या है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग किसी एक रिएक्शन को एज्यूम करते हैं। मान के चलते हैं कि कोई एक रिएक्टेंट है, ढेर सारा रिएक्टेंट है, मान लो वो कोलाइड कर रहा है, कुछ भी हो रहा है और प्रोडक्ट में हो जा रहा है। मान लिया कुछ एक ऐसा रिएक्शन, कुछ भी, एनीथिंग। जैसे मान लो इसमें H2 जो आपके NCERT में लिया प्लस I2 रिएक्ट करके 2HI बना। तो यहाँ पे समझना आखिर हो क्या रहा है, ये H2 और I2। कोलिजन थ्योरी कहता है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जब एक दूसरे से टकराएगा मतलब कोलिजन होगा, तो जाकर के मेरा प्रोडक्ट बनेगा, अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी। तो कोलिजन थ्योरी के बेसिस पे पहले समझिए, कोलिजन थ्योरी के बेसिस पे कोलिजन दो तरह का, एक को नाम दिया इफेक्टिव कोलिजन और दूसरे को इम्प्रॉपर या कह लो इनइफेक्टिव कोलिजन। ये हम इलास्टिक की बात नहीं कर रहे, इफेक्टिव और इनफेक्टिव। सिंपल सा है, इफेक्टिव कोलिजन वो है, कहता है सच कोलिजन इन विच रिएक्टेंट फॉर्म्स प्रोडक्ट
रिएक्टेंट एक दूसरे से टकरा करके वो प्रोडक्ट बना ले। और ये वैसा कोलिजन, इनफेक्टिव कोलिजन कह सकते हो, सच कोलिजन इन विच reactant does not forms प्रोडक्ट, जो आपको प्रोडक्ट नहीं बनाता है। मतलब समझो ऐसे, जैसे मान लो तैयारी तो बहुत लोग करते हैं लेकिन हर लोग सक्सेस नहीं पाते। तो क्या होता है कि 100 में 5% 10% लोग को ही सक्सेस मिलता है, बाकी लोग को सक्सेस नहीं मिलता। यानी कि क्या हुआ कि तैयारी तो सब लोग किया, यानी कोलिजन में हर लोग गया लेकिन हर लोग प्रोडक्ट नहीं बनाए। प्रोडक्ट वही या 5 या 10 लोग बनाए। तो वो 5 और 10 लोग के लिए वो पढ़ाई कैसा हुआ, इफेक्टिव। बाकी लोग के लिए कैसा हुआ, इनइफेक्टिव। वो कहीं और काम आएगा लेकिन जो गोल था, जो पर्पस था, जैसे मान लिया आपने साइंस लिया है तो क्या या तो इंजीनियर या डॉक्टर बनना चाहोगे, एक सक्सेस। तो अगर बन गए तो वो आपकी पढ़ाई, जो साइंस की पढ़ाई थी, वो कैसा था, इफेक्टिव। लेकिन अगर नहीं हुआ तो कैसा होगा, इनइफेक्टिव। तो शायद ये समझ में आ गया होगा कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होता है एक दूसरे से टकराता है। एक दूसरे से जब टकराएगा तो क्या बनाएगा, प्रोडक्ट। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हर टकराने में प्रोडक्ट बनाता है। जिसमें प्रोडक्ट बनाएगा उसको कहते हैं इफेक्टिव कोलिजन, जिसमें नहीं बनाएगा उसको कहते हैं इनइफेक्टिव कोलिजन। शायद ये समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसको रोक के कॉपी कीजिए। यहाँ पे H और H के बीच इस तरह से बॉन्ड होगा, I और I के बीच इस तरह से बॉन्ड होगा। ठीक है, जब रिएक्शन प्रोसीड करेगा, जब रिएक्शन आगे की ओर बढ़ेगा तो बीच में क्या होगा, इन दोनों रिएक्टेंट के बीच कुछ ना कुछ कोलिजन होगा। ये H और H है, सॉरी यहाँ पे H और H है, यहाँ पे H और I है। अब क्या होगा, ये मेरा H और H, इसके बीच का बॉन्ड टूट रहा होगा और इस I और I के बीच का भी बॉन्ड टूट रहा होगा और इस H और I के बीच का बॉन्ड बन रहा होगा। फिर फाइनली क्या होगा कि ये मेरा HI एक बन गया और ये दूसरा मेरा HI बन गया, ये दूसरा HI बन गया। यही आपको दिखाया गया है आपके NCERT में। तो देखिए होता क्या, यहाँ समझिएगा। यहाँ पे हमने एनर्जी ले लिया और यहाँ पे हमने प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन विथ टाइम, मतलब पूरा लिख देता हूँ, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, समय के साथ जो रिएक्शन आगे बढ़ रहा है। मान लो रिएक्टेंट का शुरुआती एनर्जी यहाँ पे, ठीक है, और बाद में प्रोडक्ट वो यहाँ पे आके बना रुका, ऊपर की ओर जाएगा। मान लो ये ऐसे गया, ठीक है। इसके बीच का जो एनर्जी, इसे हम डेल्टा एच से दिखाते हैं। अब समझना, ये वाला जो स्टेट बना, तो शुरू में क्या होगा, इस H और H का बॉन्ड और I और I के बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए। शुरुआत में रिएक्टेंट का अपना जो भी एनर्जी था, तो रिएक्टेंट यहाँ पे था पहले, अब इसको तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए। तो वो जो तोड़ने के लिए एडिशनल एनर्जी चाहिए, जो एडिशनल एनर्जी चाहिए वो यहाँ तक पहुँचेगा। एनर्जी धीरे धीरे रिएक्टेंट का बढ़ रहा है। तोड़ने के लिए जो एडिशनल एनर्जी चाहिए, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, इसके पास जो पहले से था, इसे कहते हैं हम इंटरनल एनर्जी, इसे कहते हैं हम इंटरनल एनर्जी। ठीक है, अब जो इसको एडिशनल एनर्जी मिला, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ये दोनों मिला करके ये जहाँ तक पहुँचा, इसको कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो जो रिएक्टेंट इस थ्रेशोल्ड तक पहुँच जाएगा वही जाएगा प्रोडक्ट में। समझिएगा, ये ट्रांजिशन स्टेट का जो एनर्जी है, वहाँ तक जो रिएक्टेंट पहुँचा वही बनाएगा प्रोडक्ट, बाकी सब नहीं बनाएगा। देखो ढेर सारे रिएक्टेंट था, टकराया, कोई यहाँ तक पहुँचा वापस आ गया, कोई यहाँ तक पहुँचा वापस आ गया। जो यहाँ तक पहुँचेगा वही जाएगा प्रोडक्ट में। तो विच वन इज इफेक्टिव कोलिजन? इफेक्टिव कोलिजन वो है जो रिएक्टेंट कहाँ तक पहुँचा, थ्रेशोल्ड वैल्यू तक पहुँच गया, यानी जिसके पास एक्टिवेशन एनर्जी आ गया। तो अब इसको अपने पैसा से समझो। मान लो कोई सामान आपको खरीदना, उस सामान का दाम 100 रुपया है, मान लेता हूँ, आपके पास 70 रुपया है। ठीक है, तो आपके पास है तो वो आपका क्या है, इंटरनल। कैसा है, इंटरनल एनर्जी। 100 रुपये में कितना बचा, 30 आप किसी से क्या करोगे, उधारी लोगे, कुछ भी करोगे, लोगे अगर वो सामान खरीदना है तो वो जो आप लोगे, एडिशनल एनर्जी जो लोगे, तो वही होगा आपका क्या,
एक्टिवेशन एनर्जी। जब दोनों को मिला दोगे तो कहाँ तक, उस 100 रुपये तक पहुँच गए, यानी थ्रेशोल्ड तक पहुँच गए, तो आप यानी कि क्या करोगे, वो सामान खरीद पाओगे। शायद समझ गए। फिर से सुनिए, आपके पास 70 है तो 70 आपका क्या है, इंटरनल। क्या है, इंटरनल। आपने क्या किया, 30 एक्स्ट्रा लिया, 30 कहीं से उधारी लिया, तो जो एडिशनल लिए दैट इज एक्टिवेशन, दोनों को जोड़ दिए तो क्या बन गया, थ्रेशोल्ड। तो बोलिएगा टीई मेरा क्या है, टीई यहाँ लिख देता हूँ मैं, टीई है मेरा थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी किस किस के बराबर है, इंटरनल एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी। तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक्टिवेशन एनर्जी निकालना था, ये और ये दिया हुआ था, तो शायद अब निकाल लीजिएगा। ये ग्राफ से शायद क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, ये रिएक्टेंट का एनर्जी कुछ था, ये जो ट्रांजिशन स्टेट बना तो पहले एनर्जी क्या किया, एब्जॉर्ब किया। अब क्या होगा कि जैसे ही ये वाला HI का बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, एनर्जी रिलीज होगा। तो एनर्जी जो रिलीज हुआ, वर्ष देखो, ये बॉन्ड बीच से यहाँ से ये टूट गया और ये वाला अब बनेगा। तो टूटने के लिए एनर्जी चाहिए था, एनर्जी बढ़ा, जैसे ही रिलीज हुआ अब प्रोडक्ट का एनर्जी क्या हुआ, घटा। तो अगर मान लो प्रोडक्ट का एनर्जी रिएक्टेंट से भी कम हो जाएगा तो इसको आगे चल के कहेंगे एक्सोथर्मिक, वो बाद की बात। शायद अगर इतना समझ में आ गया होगा तो इसको जल्दी से एक बार कॉपी कर लीजिएगा। रुकिएगा 1 मिनट। हमने क्या कहा, एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी का डेफिनेशन पूछता है, व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी। तो सुन लो थोड़ा सा, एक्टिवेशन एनर्जी कहे किसको, इसका प्रेजेंटेशन EA से होता है। तो ये क्या था, एडिशनल एनर्जी कह सकते हो, एडिशनल एनर्जी गिवन टू रिएक्टेंट, गिवन टू रिएक्टेंट टू फॉर्म प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बनाने के लिए जो एडिशनल एनर्जी की ज़रूरत होती है उसे हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। शायद ये समझ में आ गया। एक्टिवेशन एनर्जी क्या था, रिएक्टेंट को वो एडिशनल एनर्जी जिसके कारण वो कहाँ गया, प्रोडक्ट में। तो पूछता है व्हाट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो कह सकते हो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, ये टोटल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, टोटल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट जिसके कारण वो क्या बनाएगा, प्रोडक्ट। एक्टिवेशन क्या था, एडिशनल एनर्जी टू द रिएक्टेंट। थ्रेशोल्ड क्या है, टोटल एनर्जी टू द रिएक्टेंट जिसके कारण वो क्या बनाएगा, प्रोडक्ट। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी भी देख लो, क्या कहा हमने, टोटल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ड्यू टू विच इट फॉर्म्स प्रोडक्ट, इट फॉर्म्स प्रोडक्ट। शायद ये समझ में आ गया होगा। अब सुन लो, जैसे मान लो कोई 2 रिएक्शन है, एक को इतना बड़ा पहाड़ क्रॉस करना है, एक को मान लो इस छोटा सा बीच से ही क्रॉस करना होता है, यानी उसका एक्टिवेशन एनर्जी कम होता है। तो ऑफकोर्स अगर आपको छोटा सा पहाड़ क्रॉस करना होगा तो क्या होगा, जल्दी जल्दी कूद जाओगे। तो सिंपल सा चीज़ है, जिस रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी कम होता है, जिस रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी कम होता है वो क्या होता है, उसका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाता है। फिर सुनिएगा, जिसका एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। अब एक यहाँ पे कंसेप्ट आता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट करता क्या है समझिएगा, इसको मैं फिर से लिखता हूँ, व्हाट इज कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट आखिर करता क्या है, कैटलिस्ट करता है यही, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। वो क्या करता है, एक यहाँ से बीच से एक पाथ ले लेता है, मतलब कुछ एक ऐसा पाथ ले लेता है जिसके कारण अब जो नया एक्टिवेशन एनर्जी होगा उसका वैल्यू कम हो जाएगा। ये हो गया एक्टिवेशन एनर्जी विथ कैटलिस्ट, ये वाला दूसरा वाला, और ये वाला जो पहला वाला था ये था विदाउट कैटलिस्ट। तो कैसे हुआ ये चीज़, सुनना 1 मिनट थोड़ा सा। ऐसे मान लो जो हमने आपको एग्जाम्पल बताया, जैसे यहाँ देखो, ये जैसे आपको कोई सामान खरीदना था, उसका दाम कितना था, 100 रुपया, आपके पास था कितना, 70 रुपया, ठीक है। लेकिन जैसे मान लो आप आम इंसान हो तो आपको वो 100 रुपया का है तो आपसे 100 रुपया लेगा। लेकिन मान लो वो आपका दोस्त निकल गया या आपके कोई जान परिचय के निकल गए, तो वो जो आपके पहचान के निकल गए तो उस पहचान के कारण उन्होंने कहा कि चलो बेटा हम आपको ये 80 रुपया में दे देते हैं। तो अब आपको ज़रूरत एक्स्ट्रा कितना पड़ेगा, आपके पास 70 था, 10 का ही ज़रूरत पड़ा। तो जो एडिशनल एनर्जी था वो क्या हुआ, 20 से कम गया, 20 से कम गया। अब आपको 10 की ही ज़रूरत था, शुरू में 30 का ज़रूरत था, अब आपको 10 का ही ज़रूरत है। किसके कारण, उस पहचान के कारण। तो वो जो पहचान बना वो क्या बना, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या किया, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया। बस यही याद रखना है कि क्या करता है कैटलिस्ट, कैटलिस्ट आपका एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा तो बोलो हमको छोटा पहाड़ क्रॉस करना होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट
द रोल ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, जिसके कारण रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाता है। शायद ये क्लियर हो गया होगा। कैटलिस्ट क्या किया, तो एक लाइन में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, कम कर देता है, और जब कम कर देगा तो क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। चलिए इसको जल्दी से कॉपी कीजिए। अब हम लोग देखेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम। उसी एक्टिवेशन एनर्जी के टर्म में दोनों रिएक्शन का, एक है जैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक है मेरा इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो पहले हम देखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आप ही बताओ एक्सोथर्मिक में क्या होता है कि मान लो कोई रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से मान लो प्रोडक्ट में गया, ये रिवर्सिबल रिएक्शन, और मान लो यहाँ एनर्जी अगर रिलीज हुआ तो एनर्जी रिलीज होगा तो ये कैसा होगा? एक्सो मतलब एनर्जी का बाहर का निकलना। यहाँ पे आपको पता होगा डेल्टा एच का वैल्यू कैसा होता है? निगेटिव। कैसा हो गया? निगेटिव। ऐसे समझो 100 रुपया था, 100 रुपया में से 10 रुपया चला गया, कितना बचा? 90। चेंज कैसे निकालते हो? चेंज फाइनल माइनस इनिशियल। तो 90 में से अगर हम 100 घटाएंगे तो -10 बचेगा, -10 बचेगा। तो यही चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पे डेल्टा एच का वैल्यू कैसा हो जाएगा? निगेटिव। वही जो चेंज बना मेरा, चेंज जो मिला दैट इज़ निगेटिव। तो डेल्टा एच मेरा कैसा हो गया? निगेटिव। अब मान लो जो आगे की ओर जा रहा है इसका एक्टिवेशन एनर्जी मान लेते हैं फॉरवर्ड, जो पीछे आ रहा है वो एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड। चलो इस रिएक्शन को हम डायग्राम से समझते हैं। यही पूछा था इन दोनों के बीच का रिलेशन। यहाँ पे एनर्जी है और यहाँ पे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है विथ टाइम। तो हम टाइम ले लेते हैं। जैसे मान लो रिएक्टेंट का एनर्जी यहाँ है, प्रोडक्ट मेरा यहाँ है, तो प्रोडक्ट कम है, रिएक्टेंट मेरा ज़्यादा है। समझिए गौर से, इनके बीच का जो डिफरेंस होगा ये डेल्टा एच होगा, ये कैसा होगा? निगेटिव। एक्सोथर्मिक है। अब बताना, आप गौर से बताना, ये जो आगे की तरफ इसको ले गया इसे हम कहे एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड, और जब पीछे आओगे तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में आने के लिए इसको इतना बड़ा पहाड़ क्रॉस करना होगा। यहाँ ध्यान देना, जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में गया तो ये वाला मतलब एडिशनल एनर्जी इतना चाहिए था, तो दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड। जब पीछे आओगे प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में तो इसको इतना बड़ा पहाड़ क्रॉस करना पड़ेगा, तो मतलब ये वाला, दिस इज EA बैकवर्ड। साफ आपको देखने से लग रहा है कि ऑफ कोर्स EA बैकवर्ड इज ग्रेटर देन EA फॉरवर्ड। तो ये अगर डायग्राम आपको दिमाग में रहेगा तो डायरेक्ट बना दोगे, ठीक है। लेकिन कहता है इन टर्म्स डेल्टा एच। डेल्टा एच को ऐसे डिफाइन किया गया है, डेल्टा एच बराबर ये कहा जाता है EA फॉरवर्ड माइनस EA बैकवर्ड, ठीक है। बताओ एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच कैसा है? निगेटिव। तो अगर मेरा ये निगेटिव है तो ऑफ कोर्स ये पीछे जो उसको घटा रहे हैं वो ज़्यादा होगा। तो कहता है फॉर डेल्टा एच बराबर निगेटिव, ये क्या होगा? EA बैकवर्ड, ये जो इसको घटा रहे ये ज़्यादा होगा किससे? EA फॉरवर्ड से। तो ये भी मेरा प्रूफ हो गया। यही आपको दिया था, पूछा था कि किसका ज़्यादा होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में कोर्स देखना, रिवर्सिबल रिएक्शन है तो बैकवर्ड में जो एक्टिवेशन एनर्जी लगेगा वो फॉरवर्ड से ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि डेल्टा एच कैसा है? निगेटिव। और डेल्टा एच के टर्म में कैसे डिफाइन करते हैं? खुद से बोलो, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन का माइनस एक्टिवेशन एनर्जी रिवर्स रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन का। क्लियर है? इसको याद रखोगे। डेल्टा एच के टर्म में एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे डिफाइन किया गया है? एक्टिवेशन एनर्जी के टर्म में डेल्टा एच को डिफाइन किया गया, डेल्टा एच बराबर एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन का माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड का। तो अगर ये निगेटिव है तो ये ऑफ कोर्स ये वाला ज़्यादा होगा। ये क्लियर है? चलो दूसरा हम देखते हैं फॉर इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करोगे तो इंडो मतलब क्या होगा? इनपुट कुछ हम इसमें देंगे एनर्जी। तो जैसे मान लो कोई रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में हमने कुछ एक एनर्जी दिया, ये रिवर्सिबल है और ये मेरा प्रोडक्ट बन गया। तो मान लो 100 था, 10 दे दिए तो 110 हो गया। तो फिर से वैसे ही EA फॉरवर्ड, यहाँ EA बैकवर्ड, ये 100 था, 10 दे दिए 110 हो गया। तो डेल्टा एच बराबर 110 में से 100 घटाओगे तो पॉजिटिव आएगा। तो डेल्टा एच का वैल्यू कैसा हो गया? पॉजिटिव। चलो इसको डायग्राम से समझो। यहाँ देखो, यहाँ पे एनर्जी है और यहाँ पे टाइम। जैसे मान लो यहाँ रिएक्टेंट और ये यहाँ जाके इस प्रोडक्ट पे रुका, यहाँ ये प्रोडक्ट है और ये मेरा रिएक्टेंट है। देखना, ध्यान देना। अब बताओ, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने के लिए इसको इतना बड़ा पहाड़ क्रॉस करना है। तो जैसे EA फॉरवर्ड,
लेकिन अगर मान लो इसको प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में आना है तो इतना ही बड़ा बाहर क्रॉस करना होगा, ई ए बैकवर्ड। तो साफ दिख रहा है यहाँ पे फॉरवर्ड वाला ज़्यादा है किससे, बैकवर्ड वाले से। यहाँ से डायग्राम से क्लियर है कि ई ए फॉरवर्ड इज ग्रेटर देन ई ए बैकवर्ड। चलो इन टर्म्स ऑफ डेल्टा एस हमने क्या सिखाया था, ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड। यहाँ पे कहता है फॉर डेल्टा एच पॉजिटिव होने के लिए ये ऑफकोर्स ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ई ए फॉरवर्ड विल बी ग्रेटर देन ई ए बैकवर्ड। शायद ये टर्म क्लियर हो गया होगा। चलो एक बार फिर से समझोगे, एक्सोथर्मिक मतलब वहाँ से एनर्जी बाहर निकल गया, तो प्रोडक्ट का एनर्जी कम होगा, रिएक्टेंट का ज़्यादा होगा। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने के लिए जो एडिशनल एनर्जी लगा ई ए फॉरवर्ड, लेकिन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में आने के लिए लगेगा ई ए बैकवर्ड। तो एक्सोथर्मिक में बैकवर्ड वाला ज़्यादा है किससे, फॉरवर्ड वाले एक्टिवेशन एनर्जी से। पहला क्लियर हुआ। इंडोथर्मिक, इंडो मतलब बाहर से एनर्जी आएगा तो रिएक्टेंट से ज़्यादा किसका होगा, प्रोडक्ट का, क्योंकि वो आकर के कुछ ना कुछ रह गया वहाँ पे। तो प्रोडक्ट का ज़्यादा है, यहाँ देखना प्रोडक्ट का ज़्यादा है किससे, रिएक्टेंट से। तो रिएक्टेंट से जब हम प्रोडक्ट में गए तो ये है मेरा ई ए फॉरवर्ड, लेकिन जब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में आएंगे तो ये होगा मेरा, ये वाला छोटा वाला होगा ई ए बैकवर्ड। तो ऑफकोर्स दिख रहा है यहाँ पे जब इंडोथर्मिक है तो ई ए फॉरवर्ड मेरा ई ए बैकवर्ड से बड़ा है। तो इस रिलेशन को याद रखिएगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछेंगे। कॉपी करना है जल्दी से कॉपी कीजिए। और हाँ, इसके बाद हमें अर्हेनियस इक्वेशन पढ़ना है, तो हम इस लेक्चर को आज यहीं पे ख़त्म करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू।